हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आज क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ और आज हम गैसियस लॉ को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इससे पहले एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ, क्लास में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। यस, माइक ऑन। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बोलना चाहूँगा। जब वैकेंसीज़ नहीं आई थी, तो 2021 से ये वैकेंसीज़ रुकी हुई हैं और अब ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो जो बच्चों में होता है ना, शुरू में एक जोश कि हाँ भाई वैकेंसी आई है, और मुझे पता है काफ़ी बच्चों में वो जोश जब तक था जब तक फॉर्म उन्होंने फिल किया। उसके बाद 2-3 दिन तक और ये जोश रहा होगा और जनरली स्वाभाविक भी है, और उसके बाद फिर से उनका जो मोराल है वो फिर से मुझे लगता है डाउन हो गया। देखो, सिंपल सी बात है, वैकेंसीज़ ऐसा नहीं है कि हर बार आएँगी। काफ़ी बच्चे मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं दोबारा वैकेंसी कब आएगी? भई अभी आई है, अभी दोबारा से तैयारी, अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो नहीं भर पाए हैं, अभी भी मौका है। आज 16 अगस्त है, 5 दिन अब भी हैं, आई थिंक 9 दिन अब भी हैं, 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो जब तक अपना फॉर्म भर लें, 18 ही पोस्ट है। सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि उसमें एक सीट आपकी हो। और वो अब दिखना भी शुरू हो गया। जितने प्रभावशाली मुझे बच्चे शुरू में दिखाई दिए थे, उनका प्रभाव उतना ही खत्म होता जा रहा है। ठीक है? रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें अभी लगता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं। पर मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसके बाद करेक्शन फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो बीएससी लैब असिस्टेंट मैंने बताया था अक्टूबर एंड तक पूरी-पूरी संभावना बन रही है, अक्टूबर एंड तक एग्ज़ाम हो जाएगा। और इस साल के एंड तक रिज़ल्ट आ जाएगा और मान लीजिए फरवरी तक जॉइनिंग भी हो जाएगी और लेवल 4 पे आप जा रहे हैं क्लास, बीएससी पास आउट होने के बाद भी, तो एक अच्छा पद ही माना जाएगा क्योंकि आप स्टेट में, होम स्टेट में हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र लेवल 4 का पद है। ठीक है? लेवल 3 और 2 का पद था, तो लेवल जो 3 का पद है, बुरा नहीं है अगर आप 12 पास करने के बाद लेवल 3 के पद पे जाते हैं। ठीक है? एक मैं ये कहूँगा, 12th पास आउट आप एक प्राइवेट नौकरी करके देखिए, 10-12 हज़ार रुपए बहुत मुश्किल है मिलना। किसी की अगर थोड़ी-सी पकड़ है, तो वो 20 तक ले जाएगा। बट गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है, जिसमें आपको महीने का 30-35 हज़ार रुपया आपकी अकाउंट में आएगा, प्लस दुनिया भर के अलाउंस और मिलेंगे। ठीक है ना? तो सोचिए, मोटिवेशन अपना कम मत कीजिए। क्लासेस 20 हो चुकी हैं, शुरू में देखिए पहली दूसरी क्लास में लगभग 9-900 व्यूज़ आए। उसके बाद जो व्यूज़ हैं, मेरे को व्यूज़ की दिक्कत भी नहीं है, मेन बात व्यूज़ की नहीं है, मेन बात है पढ़ने का तरीका। आपने अपने पढ़ने का तरीका बहुत-बहुत डिग्रेड कर लिया है, बहुत बेकार कर लिया है, बहुत स्लो कर लिया है। ऐसा ना करें, कांस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें। कांस्टेंट और कंसिस्टेंट वाले ही लोग एग्ज़ाम को फोड़ते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ठीक है ना? अब मुझे पता है कब जागेंगे, जब एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा होगा, तब ये जागेंगे, तब यूट्यूब पे सर्च करेंगे वन शॉट वीडियो, है ना? कहाँ पे हमें टॉप 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अरे भाई, टॉप 100 क्वेश्चन संभावनाएँ होती हैं, पेपर उसमें से नहीं आता है। टॉप 100 क्वेश्चन का मतलब है संभावना है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट संभावना ही तो है, प्रोबेबिलिटी तो है, अगर नहीं पूछे गए तो। ऑब्वियस बात है, आप रेस में पहले ही पीछे हो गए। जिस वैकेंसी की वेट कर रहे थे, अब वो वैकेंसी आ गई, उसके लिए आप सूटेबल खुद ही नहीं। तो ऐसा ना करें, बी कंसिस्टेंट, बी कंटीन्यूअस, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो खैर, मैं लास्ट गैसेस लॉ पढ़ा चुका था और आज शुरू करूंगा नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम सार्वभौमिक गैस स्थिरांक की प्रकृति भी कहेंगे। अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है क्या? तो याद है कल हमने आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस इक्वेशन को देखा था, जो कि था पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है? तो मैं डेरिवेशन पे ज़्यादा लोड नहीं दूँगा। हमने गैसेस लॉ पढ़ा था इसलिए सिंपल था, तो हमने डेरिवेशन करके देख लिया था। बट जैसे आज हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे, उसका मैं प्रूफ आपको नहीं कराऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता है या किसी को प्रूफ देखना है, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको प्रूफ अलग से करा दूँगा, है ना? कोई वीडियो लेके आऊँगा, जैसे बीएससी के वीडियोज़ हो गए, उसमें मैं उनको टैग कर दूँगा कि हाँ भाई, इसका जो है आपने कंप्लीट प्रूफ वाला वीडियो भी देख लिया है। क्लियर है? तो खैर, मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की बात कर रहा हूँ। ठीक है? आर को याद है रियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है ना? मैं इसे यूनिवर्सल कहूँगा फिलहाल के लिए, रियल अभी मैं नहीं बात कर रहा इसकी। मैं फिलहाल बात करूँगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है? अब कुछ बातें जान लीजिए। अगर मान लीजिए इफ हमारे पास 1 मोल गैस का है, ठीक है ना? 1 मोल ऑफ गैस है, तो आपको पता है जो इक्वेशन है वो बन जाती है पीवी इक्वल टू आरटी। ये भी कल हमने देखा था और ये आप जानते भी हैं। ठीक है? चलिए मैं आर की वैल्यू यहां से जल्दी निकालता हूं। तो आर देखो कितना बनेगा,
आर को इक्वल टू की इधर साइड रख रहा हूँ, और बाकी सबको डिवाइड में ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा पीवी अपॉन में कितना एन टी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवी है एन और टी को मैं डिवाइड में ले आया, तो आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है पीवी बट्टे में एन इंटू में टी। ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, इकाई देखूं कि भाई आर की यूनिट क्या बनेगी, देखो आर की वैल्यूज मुझे पता है, जो बीएससी वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएट मास्टर्स वाले बच्चे हैं, उनको आर की वैल्यू डायरेक्ट पता होगी कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, या फिर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल है ना, ये यूनिट आपको पता होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। बट कैसे वैल्यूज आती हैं, एक जल्दी से इसका छोटा छोटा उदाहरण देख लेते हैं, इसकी वैल्यूज को देख लेते हैं। आर की वैल्यू वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट यूनिट आर की पूछ ली जाती है, तो आर की यूनिट कैसे बनती है उसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि मैं आपसे बात करूं वर्क, कार्य, कार्य क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणा में विस्थापन। आई एम सॉरी, जो कार्य है, ठीक है ना, वर्क, ये है बल गुणा में विस्थापन। ठीक है। अब जरा बात को समझिए, हमने अभी आपको एक दो क्लास पहले ही, तो इसलिए मैं कहूंगा जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे आके देख रहे हैं, प्लीज एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बेस पढ़ा है चैप्टर क्लास 1 में, अगर मैं बात करूं चैप्टर, इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। उसके बाद क्लास 2 में थोड़ा और एडवांस पढ़ा, मतलब उस बेस को यूज करते हुए हमने जितने भी गैसेस लॉ है, गैसेस नियम है, उनको पढ़ा है, और आज की क्लास में हम उस पर और अच्छे से पकड़ बनाने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रेशर होता है, दाब जो होता है, आप सभी ने पढ़ा है, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो आप सब कहोगे सर ये प्रेशर इनटू एरिया होता है, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है। चलिए, तो फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया है, और एरिया इनटू डी है। ठीक है। और आप सभी जानते हो एरिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 2 डायमेंशनल होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है। एरिया जो है वो 2D होता है, और उसको हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस है, दूरी है, लंबाई है, उसको हम मीटर में नापते हैं। और जब एरिया इंटू डी हो रहा होगा तो आप सभी जानते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर इंटू में ये मीटर हो रहा होगा, मीटर का स्क्वायर इंटू में मीटर हो रहा होगा, और मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर मिलकर क्या बनाएगा, आप सभी जानते हैं मीटर क्यूब बनाएगा। और मीटर क्यूब में क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। बहुत सरल सी बात, आयतन निकालते हैं। ठीक है। मीटर घन में क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो मैं एरिया इंटू डिस्टेंस को क्या लिखने जा रहा हूँ, वॉल्यूम लिखने जा रहा हूँ। तो मैं वर्क को कह सकता हूँ, जो हमारा कार्य है ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू वो पीवी हो सकता है, कार्य कितना हो सकता है, पीवी भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, हम सभी जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं इसलिए कह रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ मत आइएगा, प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, आप सभी जानते हैं, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब हटा दूं तो आपको पता है वर्क कितना बन जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा। वर्क कितना बन जाएगा, न्यूटन मीटर। देख लो भाई, मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, न्यूटन मीटर बचा। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है। तो मैं कह सकता हूं एक जूल कितना होगा, आप कहोगे एक जूल 1 न्यूटन मीटर होगा, या मैं कहूं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। दैट मीन्स अगर मैं 1 न्यूटन का बल को लगाऊं जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु 1 मीटर की दूरी को प्राप्त कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 जूल वर्क कहेंगे। ठीक है ना, 1 जूल का कार्य कहेंगे। बहुत सरल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब पीवी जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, दाब गुणा में आयतन है, इसको मैं वर्क कह सकता हूं, अपॉन में क्या है, एन इंटू में टी। अच्छा, मुझे वर्क की यूनिट बताएं, तो आप सभी जानते हैं वर्क की यूनिट सर जूल होती है, वर्क की इकाई जूल होती है। नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल ही होता है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो आर की इकाई क्या निकल के आई, ये निकल के आई जूल पर केल्विन पर मोल। बहुत सरल सी बात है, आर की इकाई जूल पर केल्विन पर मोल आती है। आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, साथ में वर्क प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी होता है, कार्य जो होता है दाब गुणा में आयतन भी होता है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब आर की वैल्यू कितनी आती है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलूं, स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलूं मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या लेके चल रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन लेके चल रहा हूं। अब ये एसटीपी क्या है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए जिन बच्चों को नहीं आता है प्लीज एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, तभी आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। तो एसटीपी क्या है, हमने पढ़ा था, जीरो जो है डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम 273 केल्विन भी बोलते हैं। ठीक है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक वायुमंडलीय दाब पर, यदि आप किसी गैस का कुछ भी चीज निकाल रहे हो, चाहे उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, चाहे उसके नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो एसटीपी का मतलब जब टेम्परेचर को आप 273 केल्विन कर रहे हो और प्रेशर को 1 एटीएम कर रहे हो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमने पढ़ा ये बनता है P इंटू वी अपॉन में एन इंटू में टी बनता है। क्लियर है? तो चलिए मैं निकालता हूं यहाँ पे आर की क्या वैल्यू आएगी 1 मोल के लिए। ठीक है।
क्योंकि हमने आर की इकाई देखी जूल पर केल्विन पर मोल, 1 मोल के लिए हमें निकालनी है। तो प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है, ठीक है? अच्छा, ये भी याद कीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है? तो हमने देखा था भाई स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोई भी गैस है उसका आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, याद है? ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? तो ये जाएगा 22.4 लीटर्स, ठीक है? अपॉन में नंबर ऑफ मोल, ऑब्वियस बात है 1 मोल की बात कर रहा हूँ, पर मोल की बात कर रहा हूँ और टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन, ठीक है? अब जरा बात मुझे बताइए, हमें यहाँ पे जो यूनिट दिखेगी किसमें दिखेगी? तो हमें दिखेगी ये देखो, डिवाइड कर लो, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? 22.4, 22.4 बट्टे में कितना? 273। अब यहाँ क्या बना? क्या-क्या बना? एक तो बना लीटर इंटू एटीएम, ठीक है? लीटर इंटू एटीएम, बट्टे में क्या बना? बट्टे में बना केल्विन, इंटू में कितना? मोल। ये तो बना, या फिर सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो सबसे पहले तो मैं लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में आर की वैल्यू जल्दी से निकाल के देखता हूँ। हालांकि ये डेरिवेशन पे मुझे टाइम नहीं लगाना है, बट मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में इतनी सारी वैल्यूज अगर दिमाग में ना आ रही हो तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 22.4 भाग में 273, तो ये लगभग लगभग कितना आ रहा है? देखो ये लगभग लगभग सॉल्व करके आएगा 0.0821, जिसकी पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी करी थी, लीटर एटीएम पर केल्विन पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। तो ये आर की वैल्यू होती है। आर की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, आप सारी ही चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बोलूं, बताओ मिलीलीटर में कितनी आएगी? तो हम सभी जानते हैं भाई 1 लीटर में कितना होता है? मैं इसको पहले ऊपर वाले को रफ कर दूं। अगर मैं बोलूं मिलीलीटर में ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लीटर की जगह पे 1000 लिख दूं, तो ऑब्वियस बात है 1 लीटर बराबर कितना? 1000 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 82.1 ml एटीएम, मिलीलीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है? तो मैं यहाँ डेरिवेशन पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, जो मेन बात है कि कैसे कोई अगर फॉर्मूला बनाना है या कोई यूनिट निकालनी है आर की, तो किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? अब कुछ और जल्दी से यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। हमें पता चला आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब जरा मुझे कोई बताएगा 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होता है? ये सारा यूनिट कन्वर्जन का खेल है और मुझे पता है ये उन बच्चों को काफी बोरिंग लगेगा जो डायरेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। प्रीवियस क्लास जरूर देखेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने वहां ये भी बताया कि 1 लीटर में जनरली कितना जो है मीटर क्यूब होता है। क्यों होता है वो भी बताता हूँ। देखो 1 लीटर एटीएम में मैंने बोला कितने जूल होंगे, तो इसको साइड में यहाँ ड्राइव करके बता देता हूँ। चलिए 1 लीटर एटीएम का मतलब है 1 लीटर इंटू 1 एटीएम, सिंपल सी बात है। अच्छा 1 लीटर में कितना होता है? तो याद है पानी की टंकी से हमने पढ़ा था क्या कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, है ना? अगर पानी की टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है जो कि हमने पढ़ा भी है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो 10 की पावर 3 अगर लीटर है तो उसमें 1 मीटर क्यूब होता है। अगर बोलूँ 1 लीटर में कितना होगा, तो आपको पता है 10 की पावर 3 डिवाइड में आ जाएगा, जो कि ऊपर जाके 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब बन जाएगा। तो 1 लीटर में कितना होता है? आप कहोगे सर 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब होता है। अच्छा 1 एटीएम में याद है 101325 है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से मीटर स्क्वायर से एक मीटर काट दूं तो आपको पता है कितना बनेगा? ये बनेगा 101.325, देखना 325 क्या बना? न्यूटन मीटर। और अभी तो बताया न्यूटन मीटर ही क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर ही क्या होता है? जूल होता है। तो डेट मीन्स 1 लीटर एटीएम बराबर कितना बनेगा? 101.325 जूल बनेगा, ठीक है? 325 जूल बनेगा। क्लियर? अब लीटर एटीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो देखो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, बस ये बेसिक है, ये एक बार आपको पता होना चाहिए। मान लो आर की ही वैल्यू सिंपल सी पूछ ली, वैसे आर की वैल्यू कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, बट यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पे पूछी जा सकती है, ठीक है ना? कि इसमें से आर की कौन कौन सी वैल्यू संभावित है, ठीक है? इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एलिमिनेशन वाला एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, एलिमिनेशन वाला एग्जाम है, तो एलिमिनेशन वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर आप कहोगे ये क्या बेतुका सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? तो खैर 0.0821 इसको लीटर एटीएम की जगह कितना रख दूं? 1 लीटर एटीएम में कितना जूल है? 101.325 है, 101.325 है, ठीक? अभी आ जाएगा लीटर एटीएम की जगह क्या बन जाएगा? जूल बन जाएगा। भाई लीटर एटीएम की जगह पे क्या रख दिया? जूल रख दिया, तो ये बन जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, और यही यूनिट हमने निकाली थी। तो बस इसको जरा मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा? लगभग 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है? जूल पर केल्विन पर मोल।
ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सरल सी बात है। इसके अलावा आप इसको कैलोरी में निकालोगे तो लगभग आ जाएगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये सब आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ठीक है। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और ये कैसे आई? तो हम सभी जानते हैं 1 कैलोरी में लगभग कितना होता है? 4.18 जूल होता है, ठीक है। तो 1 जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा? 1 बट्टे में 4.18 कैलोरी हो जाएगा। बस जूल की जगह पे 1/48 से इसको भाग कर दो, लगभग 1.98 आता है, लगभग 2 के बराबर इसको मान लेते हैं। तो सभी आर की वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? अब मुझे कोई बता दे कि आर की वैल्यू लीटर बार पर केल्विन पर मोल में कितनी आती होगी? ठीक है, पर केल्विन पर मोल में कितनी आती होगी? जरा इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा। ठीक है, हालांकि लीटर बार में कन्वर्ट करना है तो बहुत बहुत सरल है। लीटर बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो याद कीजिए, 1 लीटर बार में हमें ये निकालना पड़ेगा, या फिर जूल में निकाल लो कितना लीटर बार है, तो भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसे कर लो। तो चलो खैर, 1 लीटर बार में मैं चेक करता हूँ कि कितना जूल आता है। जरा देखना, 1 लीटर बार का मतलब है 1 लीटर इंटू 1 बार। बहुत सरल सी बात। 1 लीटर में कितना होता है अभी पढ़ा, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है जी, मीटर का क्यूब होता है। इनटू में एक बार में कितना होता है याद करो, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, पढ़ा चुका हूँ। 10 की पावर 5 पास्कल होता है, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। डायरेक्ट जो यहाँ आए हैं प्लीज पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो 10 की पावर -3 है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 2 बचा भाई, मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कट, एक मीटर स्क्वायर कट गया, मीटर बचा, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। तो बेटा ये 100 जूल आता है। तो 1 लीटर बार बराबर कितना होता है? 100 जूल होता है। तो बस अब इसको लीटर बार में कन्वर्ट करना है, तो भाई 1 जूल को भाई 100 से यहाँ पे क्या करूंगा, भाग कर दूंगा। तो जब 100 से भाग करूंगा तो कितना बन जाएगा? 0.08314। ठीक है ना? देखो 100 से भाग कर दूंगा, 1 जूल बराबर कितना? 100, 1/100 लीटर बार। तो 1/100 लीटर बार से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा लीटर बार। तो ये सारी यूनिट कन्वर्जन है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है। चलो, क्वेश्चन में है कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम। तो भाई कोई गैस है जिसका 600 ml वॉल्यूम है। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। ठीक है, तो मुझे साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया गया T1 है ना, टेम्परेचर कोई मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को मैं तुरंत ही केल्विन में बदल लूंगा, 298 केल्विन। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जो बच्चे 12th वाले बच्चे हैं, जो 12th पास आउट करके देख रहे हैं, प्लीज एक बार पिछली क्लास जरूर देखिएगा। बाकी ग्रेजुएशन मास्टर वाले जानते हैं, मैं सारी कहानी जानता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो वॉल्यूम कितना दिया है, कह रहा है शुरुआती वॉल्यूम जो है 600 ml है। बहुत सरल सी बात है। इसके बाद प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर कितना दिया है? P1। प्रेशर साफ साफ कह रहा है 760 mmHg। साफ साफ प्रेशर की यूनिट हमें पता है, mmHg भी होती है, टॉर भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, पास्कल भी होती है। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि जब ये क्या प्रेशर होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर, मतलब हमें P2 नहीं पता भाई, है ना, P2 नहीं पता, यही निकालना होगा ऑब्वियस। ठीक है ना, क्या प्रेशर होगा यदि यदि T2 टेम्परेचर देखो कितना देखा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री मतलब 283 केल्विन हो गया। बहुत सरल सी बात है, कुछ भी इसमें सच हार्ड नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम V2 दिया है, हाँ जी दिया है। V2 भी दिया है, कितना? 640 ml दिया है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो बहुत सरल सी बात है। जो ये गैस ली है, देखो कह रहा है ना 25 डिग्री सेल्सियस एक गैस है, ऑक्यूपाई करती है 600 ml वॉल्यूम। कह रहा है वो प्रेशर क्या होगा, ठीक है ना, जिसपे जो गैस है उसका वॉल्यूम, उसी गैस का वॉल्यूम जो है 640 ml हो जाएगा। तो गैस सेम है, गैस सेम है तो N1 बराबर N2 होगा भाई। जितने गैस के मॉलिक्यूल शुरू में होंगे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल बाद में होंगे। दैट मींस नंबर ऑफ मोल इनिशियल बराबर नंबर ऑफ मोल फाइनल। क्लियर? अच्छा, अब मुझे जरा बताना कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम सभी ने पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। दैट मींस मैं कह सकता हूं P1V1 इक्वल टू N1 आर T1। भाई आर तो सभी के लिए बराबर है, आर की वैल्यू तो फिक्स है, N1 आर T1 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे P2 बताना जल्दी से। P2 या P2V2 कितना आ जाएगा? P2V2 बराबर आप कहोगे सर N2 आर T2 आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ N1 की टर्म में इसको निकालूं तो आप कहोगे सर N1 की टर्म में कितना बन जाएगा? P1V1 अपॉन में आर T1। ये कितना बन जाएगा N2 की टर्म में? आप कहोगे सर ये बन जाएगा P2V2 अपॉन में आर T2 बन जाएगा। क्लियर? अब जब सेम गैस है तो उसके नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, तो ऑब्वियस बात है N1 N2 को बराबर रख देता हूं। तो कितना बन जाएगा? P1V1 अपॉन में आर T1। ठीक है ना, इक्वल टू कितना? P2V2 अपॉन में आर T2। देखो फॉर्मुलाज बनाने हमें आने चाहिए। मुझे पता है कम से कम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो चाहे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 80% की एक ही प्रॉब्लम है, क्या?
फिजिकल केमिस्ट्री, क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समस्या यही है, मैं पर्सनली बोलूँ 8-9 साल ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाते हुए हो गया है, मास्टर्स वालों को पढ़ाते हुए हो गया, डिफरेंट आईआईटीज़ वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा है। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों में नज़र आया, क्या कि कॉन्फिडेंस नहीं आता आफ्टर ग्रेजुएशन भी कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते। उन्हें सबसे आसान क्या लगती है? ऑर्गेनिक। क्या बेस्ट लगता है? ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस बॉन्ड को घुमाना है, उनको वो आसान लगता है। बट फिजिकल उनको हमेशा हार्ड लगती है। व्हाई? ड्यू टू दिस यूनिट कन्वर्जन। तो हालाँकि इतनी डीप में यूनिट कन्वर्जन पढ़ाने का समय नहीं है क्योंकि बैच है, लिमिटेड टाइम है। बट जिसको डीप में पढ़ना है, उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस लेके आऊँगा जिसमें यूनिट कन्वर्जन वगैरह सब क्लियर कराऊँगा। हालाँकि देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब के यूनिट कन्वर्जन तो हमने यहीं सीख लिए। ठीक है? और यूनिट कन्वर्जन के लिए यही चीज़ है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग है, तो यूनिट कन्वर्जन में हमें कभी भी समस्याएँ नहीं आती। क्लियर है? अब तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराना चाहिए। सब कुछ आपके सामने है। P2 निकालना है, तो बाकी सबको एक साइड भेज देता हूँ। P2 निकालना है, तो बन जाएगा P1 V1 T2 अपॉन में T1। ये बन गया। देख लो भाई P2 निकालना है। अच्छा V2, V2 भी क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। V2 भी तो है इसके साथ, V2 आ गया डिवाइड में। अब बस P1 V1 T2 जो भी सब कुछ गिवन है, इन सब की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो T2 कहाँ है? T2 ये रहा 283। P1 बोलना, P1 है 760। यूनिट के साथ रख रहा हूँ mm। एचजी, एचजी भी रख लो चाहे तो। ठीक है? V1 बोलो 600 ml। ठीक है? T2 कितना है भाई? 283 केल्विन। 283 केल्विन। बट्टे में V2 बोलो, V2 है 640 ml। ठीक है? और क्या है? T1 है 298 केल्विन। ठीक है? बस अब सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखो एमएल से एमएल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, केवल एमएमएचजी बचा है। जो भी आंसर आएगा एमएमएचजी में आ जाएगा। अब आंसर तो मुझे इसका एटलीस्ट आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। वेटिंग फॉर योर आंसर। जिसका आंसर सही होगा मैं भी उसको आगे कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है जिसका सही होगा एक प्यारा सा हर्ट उसके लिए दे दूंगा। पर मुझे पता है यहाँ तक बच्चे पहुंच ही नहीं रहे। यहाँ तक बच्चे पहुंच नहीं रहे। कुछ एक आध बच्चे ही हैं, वो ऐप पे वीडियो देख लेते हैं, मतलब उन्होंने कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन किया हुआ है। और मैं बता चुका हूँ मात्र 99 रुपीज में बीएससी लैब स्टैंड वाले का बैच रनिंग है। ये सारे उसी का आउटकम मिल रहा है। ठीक है ना? रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे मिल रहा है, लाइव क्लासेस ऐप पे मिल रही हैं। कुछ हैं सीरियस बच्चे जो ऑलरेडी ऐप पे पढ़ रहे हैं, मैं उनका वॉच ओवर भी देख रहा हूँ, वो मेहनत कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी उन्होंने लगाने की कोशिश करी है, तो अच्छा है। बाकी नहीं पहुंच रहे भाई यहाँ तक भी बच्चे, जो यहाँ तक पहुंच रहे होंगे जरा सोच के देखना कि आप गलती से अगर यहाँ तक पहुंच गए तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। पहले कह रहे थे वैकेंसी कब आएगी, आ गई है, तो प्लीज पीछे ना हटे। और हाँ, अपने जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्यों? अगर जिनकी बीएड वगैरह है, मैं उनको बता देता हूँ भैया टीचिंग की वैकेंसीज भी आने वाली है। नेक्स्ट ईयर तक तो पक्का वैकेंसी दिखेंगी। नेक्स्ट ईयर का मतलब है शुरू के ही मंथ में। तो ये 1 साल के अंदर टीचिंग वैकेंसीज आ जाएँगी। ठीक है ना? और आपको पता है कि टेट का एग्ज़ाम भी हो रहा है, उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना इस बात को। तो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। ये मत सोचो कि लेवल 4 के पद पे जा रहा हूँ, टीचर बनूँगा पीजीटी बनूँगा, तो वही लेवल 8 के पद पे जाऊँगा। पहले 4 वाली वैकेंसी तो पकड़ो, उसके लिए तो तैयारी करो, 8 वाले के लिए तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है? चलिए खैर। तो है डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। तो घनत्व और मोलर द्रव्यमान किसी गैसीय पदार्थ का। कैसे निकालते हैं? तो ये बहुत सरल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सिंपल आप क्या करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम जानते हैं ये हमारी आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। और यदि आपको पता है, जल्दी से इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस v को ना डिवाइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा n बाई वी ऑफ आर टी। आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं? पहले मैं नंबर ऑफ मोल को ही दर्शाता हूँ कि भाई नंबर ऑफ मोल को क्या लिखते हैं। तो सभी जानते हैं नंबर ऑफ मोल कितना होता है? वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मास बट्टे में गिवन मास। ठीक है? तो ये P बराबर कितना बन जाएगा? W अपॉन में M इंटू V बन जाएगा। ठीक है? इंटू में R इंटू में T। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं कंफ्यूज ना हो बेटा जी। P प्रेशर है, दाब है, V वेट है जो कि आपको बाहर दिया गया है, M जो है द्रव्यमान है, इंटू में आयतन है, वॉल्यूम, और R यूनिवर्सल गैस स्थिरांक है ना, जो सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है, और T तापमान है। कुछ भी ऐसा नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक? तो अब यहाँ से हम सभी जानते हैं कि भैया मास या वेट अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है। ठीक है ना? तो वही डेंसिटी आपको निकालने को बोल रहा है। तो वेट बट्टे वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। डेंसिटी है बट्टे में कितना है? मास है, इंटू में आर है, इंटू में टी है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब वही कि यहाँ पे मास कैलकुलेट करिए। अगर मास कैलकुलेट करना है भाई, अगर डेंसिटी प्रेशर निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने हेडिंग डाली थी, मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे? रो आर टी बट्टे में क्या? उसका प्रेशर। क्लियर है? जनरली प्रैक्टिकली ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकाला भी जाता है गैस का। कैसे भाई? अगर आपको डेंसिटी पता है, वहां पे आर की वैल्यू पता ही है, तापमान पता है, और प्रेशर पता है सिस्टम का कितना है, तो उससे आप गैस का मॉलिक्यूलर मास है ना, जो उसका
आणविक द्रव्यमान है वो आप सिंपली निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है समझते हैं इसे। मान लो ये एक गैस का चैम्बर है, ठीक है, इस गैस के चैम्बर में आपने मान लो उसको पिस्टन से बंद कर दिया, ठीक। अब इस पे आप टोटल प्रेशर लगा रहे हो, मान लो कोई प्रेशर पी लगा रहे हो जिसको हम टोटल प्रेशर भी कह रहे हैं, और इस गैस के चैम्बर के अंदर अलग अलग गैस रखी है, ठीक है। मान लो ये ए गैस है, ये बी गैस है, ये सी गैस है और ये डी गैस है, ठीक है। अब जो ये प्रेशर पी अप्लाई हो रहा है तो आपको पता है जब ये इस गैस पे पड़ेगा तो उसका प्रेशर कुछ होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इस पे भी कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, इस पे भी कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। तो ए पे जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है मैं उसे कह रहा हूँ पी ए, पी बी पे जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे पी बी कह रहा हूँ, पी पे सी पे जितना होगा पी सी कहूंगा, ऐसे ही डी पे जितना अप्लाई होगा उसे पी डी कहूंगा। इसे और डीप में भी समझाया जा सकता है ये जो है डाल्टन लॉ को, कि भाई किस तरीके से पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करते हैं, बट वही है हमें सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा डीप में इसको लेके नहीं चल रहा, जो मेन बात है बस वो समझ लीजिए। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जो नेट प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो इन छोटे छोटे गैस पे लगने वाले प्रेशर के क्या होगा, सम के बराबर होगा, ठीक है ना। मेन बात समझा देता हूँ, इससे ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो कहता है जो नेट प्रेशर है वो इन गैस पे लगने वाले प्रेशर के सम के बराबर होगा, ठीक है ना, योग के बराबर होगा, क्या, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, क्या, कि अगर इफ, यदि ध्यान से सुनिएगा कि भाई इफ वॉल्यूम को अगर मैं, और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर को भी ले लेता हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा आयतन है और ताप है इनको क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट कर रहा हूं, स्थिर कर रहा हूं, ठीक है। और मान के चल रहा हूं सेम कंडीशन कि गैस जो है वो एनक्लोज्ड है कंटेनर में, गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, ठीक है जी, गैस जो है एक कंटेनर में बंद है, और ये कंडीशन लेके चल रहा हूं कि भाई मान लो जो गैस है पहले वाली, जो भाई ऑब्वियस बात है गैस नंबर 1 है, उसके नंबर ऑफ मोल 1 है, उस पे लगने वाला प्रेशर P1 है, सिंपल सी बात, ठीक है। और ऐसे ही जो सेकंड वाली गैस है 1 लिख देता हूँ, ऐसे ही इसके आगे 2 लिख देता हूँ, सेकंड वाली गैस उसके नंबर ऑफ मोल N2 है, उस पे लगने वाला प्रेशर P2 है। ऐसी जो तीसरी गैस होगी उस पे लगने वाला N3 हो गया, प्रेशर P3 हो गया। क्या कंडीशन ले रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम और तापमान, जो आयतन है और तापमान है, इसको मैं स्थिर लेके चल रहा हूँ, और जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रेशर P1 है, ऐसी 2 के लिए N2 P2 है, 3 के लिए N3 P3 एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। तो जो मेरा डेल्टन लॉ है वो क्या बनेगा जरा देखना, Pt बराबर Pa, प्रेशर ऑफ ए, क्या बनता है प्रेशर, अच्छा यहाँ देखते हैं साइड में क्या बनता है, प्रेशर पीवी इक्वल टू हम सभी जानते हैं एनआरटी होता है, तो प्रेशर बराबर कितना बनेगा, एनआरटी बट्टे में वी बनेगा, बहुत सरल सी बात है, क्लियर है। तो P1 है ना, देखो पी ए है या P1, भाई एबीसीडी मान लो, एबीसीडी मान लो, 1 2 3 मान लो, 1 2 3 मान लो, ठीक है। तो मैंने ए वाले को 1 ही कह रहा हूँ, ऐसा मान के चलो, या फिर इसे ए ही लिख लो, अगर हमने ए ही माना है तो उसे ए ही मान लो, कोई समस्या नहीं है, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना, एन बी लिख दूंगा, पी बी लिख दूंगा, यहाँ पे इसको सी ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने टर्म मानी है उसी को मैं यहाँ पे लेता हुआ चल रहा हूँ, सी एबीसीडी मान लिया शुरू में तो एबीसीडी मान लो, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना है पीए, अच्छा पीए कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर ये बनेगा एनए आर टी अपॉन में वी बनेगा, क्लियर। ऐसे पीबी कितना बनेगा, तो आप कहोगे एनबी आर टी बट्टे में वी, अब कहोगे ऐसा कैसे सर, तो आपने यही तो पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ मोल एनए ही रहेगा, दूसरे वाले का एनबी ही रहेगा, बट आर रियल गैस कांस्टेंट होता है, तापमान और वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट माना है, तो इसलिए उसमें कुछ भी टर्म आप लिखते हुए नहीं चल रहे, ठीक है। आगे लिखिए, फिर ये कितना बन जाएगा, एनसी आर टी अपॉन में वी, एनसी आर टी खैर ऐसे ही आगे देखो, एनडी आर टी अपॉन में वी बन जाएगा, अगर आपने ऐसी आगे और भी गैस ली है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना बन जाएगा जरा देखना, ये बन जाएगा कितना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ये मैंने क्या ले लिया भाई, अंदर ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से आर टी बाई वी कॉमन आ गया, आर टी बाई वी क्या आ गया, कॉमन आ गया। टोटल प्रेशर हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि, क्योंकि ज्यादातर सवाल इससे पूछे जाते हैं कि यदि मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, उनको भी कर दूं, स्थिर कर दूं, तो इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर अगर किसी सिस्टम का मैं कांस्टेंट कर दूं तो बता दो टोटल प्रेशर कितना होगा यदि नंबर ऑफ मोल इतने हैं, और इस पे मान के चलिए हर एग्जाम में लगभग इससे इस टॉपिक से, इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिया भी होगा, हाँ जी ये है क्वेश्चन, what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen molecule
ठीक है ना? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग है, उसके लिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए अलग कंडीशन दी गई है, ठीक है? और एक तरफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसके लिए अलग कंडीशन दी गई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन जिसका जो वॉल्यूम है, कितना है? इनिशियल वॉल्यूम 0.5 लीटर है, ठीक है? इसके बाद कह रहा है, इस पे जो उस इनिशियल वॉल्यूम पे प्रेशर जो लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 0.8 बार लग रहा है। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है जब उनको मिक्स कर दिया जा रहा है, मिक्स करने के बाद उनका जो नेट वॉल्यूम है, जिसे मैं V2 भी कह सकता हूँ, वो कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। साफ-साफ इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखो, आर इंट्रोड्यूस इन ए 1 लीटर वेसल, तो जो टोटल बर्तन है वो 1 लीटर का है। तो समझिए कि जो हाइड्रोजन के लिए जो प्रेशर, फाइनल प्रेशर है, वो हमें पता नहीं है। तो दैट मीन्स V2 पे 1 लीटर पहुंचने पे उसका प्रेशर कितना होगा? ये जनरली हमसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है। ठीक है? तो मुझे पता है अगर हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है भाई इसका N1 बराबर N2 ही होगा। फिर एक क्वेश्चन में एक और हिंट दिया है क्या, कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। भाई दोनों के लिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों के लिए जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूँ 300 केल्विन है। क्लियर है? अब यहाँ से मुझे पता है भाई N1, अभी जस्ट इस तरह का हमने डेरिवेशन देखा है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? N1 बराबर N2 है। अगर N1 बराबर N2 है, तो मुझे यहाँ से साफ-साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? P1 V1 है ना? N कितना होता है? R बट्टे में T, और T तो है ही कांस्टेंट। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ। हाँ जी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल, ऑब्वियस बात है, हमारे जो गैस है कंपोनेंट बराबर ही होगा, नंबर ऑफ मोल बराबर ही होंगे, N1 बराबर N2। और जरा देखना यार, T1 टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट है, दैट मींस जितना T1 होगा उतना T2 होगा। भाई ओवरऑल टेम्परेचर बोल दिया उस वेसल का जो है 27 डिग्री है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा क्या ये बॉयल्स लॉ है। दैट मींस बॉयल लॉ है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। दैट मींस P1 V1 इक्वल टू कितना होगा? P2 V2 होगा। भाई डायरेक्ट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट बॉयल्स लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहा हूँ। ठीक है? तो मुझे क्या निकालना है? P2 निकालना है। P2 बराबर कितना आ जाएगा? P1 V1 अपॉन में कितना आ जाएगा? V2। और जो डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, मुझे पता है उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रीवियस क्लास देखिएगा, बॉयल्स लॉ पढ़ाया है, सेम बॉयल्स लॉ मैंने लगा दिया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, और साथ में नंबर ऑफ मोल, तो भाई ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन गैस है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होंगे। तो जल्दी से बताएं, P1 की वैल्यू कितनी है? 0.8 बार है, ठीक है? इनटू में V1 की वैल्यू बताएं कितना है? 0.5 लीटर है। अपॉन में V2 की वैल्यू बताएं कितना है? 1 लीटर है। लीटर से मैं यहाँ लीटर कैंसिल आउट कर देता हूँ। कितना बना? 8 5 जो 40, ठीक है? कितना बना? 8 5 जो 40, और ये बन जाएगा 440 है तो 4 0.4 बार बन जाएगा। ये क्या निकला है? P2 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है? कि जब हाइड्रोजन का टेम्परेचर, हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, वो मिक्सिंग पे कितना होगा जब 1 लीटर मिक्स हो जाएगा। जनरली ये क्वेश्चन में बोला है। सेम ऑक्सीजन के लिए निकालता हूँ। तो ऑक्सीजन के लिए जो इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, जरा देखिए, कितना दिया गया? V1 कितना दिया गया? 0.7 बार दिया गया है। ठीक है? 0.7 बार हमें यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद V2 जल्दी से बताएं। V2 यही है कि 1 लीटर तक एक्सपेंड हो जाएगा। इसके बाद P1 कितना दिया गया है भाई? 0.7 बार दिया गया। मैंने वॉल्यूम की जगह बार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको ठीक करिए जल्दी से। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है? तो V1 भाई वॉल्यूम बार में कैसे होगा? वॉल्यूम कितना दिया है इसका? 2 लीटर दिया है भाई, 2 लीटर ऑफ, है ना? पढ़िए जरा, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? अच्छा, P1 यहाँ पे कितना दिया है? कह रहा है भाई जो उसका इनिशियल प्रेशर है 0.7 बार है, 0.7 बार है। ठीक है? 0.7 बार है। तो कह रहा है भाई इसका P2 कितना होगा? फाइनल प्रेशर। ठीक है? जब वो 1 लीटर तक एक्सपेंड हो जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में बताऊंगा एग्जैक्टली पूछा क्या है, जिनके समझ में नहीं आया, जिनको लग रहा है कि हमने क्वेश्चन डायरेक्ट देखा है। ठीक है? तो P2 यहाँ पे निकालिए। ठीक? तो P2 पहले वही, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 बराबर कितना हो जाएगा? P2 V2 हो जाएगा। जल्दी से बताएं P2 कितना आ जाएगा? P2 आ जाएगा कितना? P1 V1 अपॉन में V2। जल्दी से P1 बताएं कितना है? 0.7 बार है। V1 कितना है? 2 लीटर है। अपॉन में V2 कितना है? 1 लीटर है। लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा कितना हो गया? 14 बार हो गया। 14 बार हो गया। ठीक है? अब एक बार जरा सा ना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैस है, उनको मिक्स करा जा रहा है। मिक्स कब करा जा रहा है? जब उनको मिक्स करने के बाद जो एक नया बर्तन है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। मतलब जब मिक्स करा जा रहा है, जब उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। और ये पूछ रहा है कि जब आपने मिक्सिंग करा 1 लीटर वॉल्यूम पे, तो कह रहा है उस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर आएगा।
कितना वहाँ पे प्रेशर आएगा ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? और शुरू में जो कंडीशन लिया है हाइड्रोजन गैस उसका देखो वॉल्यूम 0.5 लीटर लिया है, उसका कुछ प्रेशर लिया है जो कि 0.8 बार है। ऐसे ही ऑक्सीजन का इनिशियल वॉल्यूम लिया गया है जो कि आप देख रहे हो 2 लीटर है और प्रेशर 0.7 बार है। कह रहा है इनको जब मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जब 1 लीटर का आपका नया बर्तन है, ठीक है ना? उस 1 लीटर के नए बर्तन पे क्या प्रेशर लगेगा? मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर क्या प्रेशर लगाएँगी? तो बेटा जी आपने देखो उस 1 लीटर पे P2 निकाल लिया, मतलब किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया। ऐसे ही उस 1 लीटर पे आपने P2 निकाल लिया, किसका? ऑक्सीजन का निकाल लिया, कितना है? 1.4 बार है। अब बस क्या लगाना है? डाल्टन लॉ लगाना है। तो टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पीटी बराबर कितना हो जाएगा? P2 मतलब टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट 1 लीटर। भाई हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट 1 लीटर, यही क्वेश्चन में बोला है। ठीक है? अब मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं कहूँगा अच्छे लेवल का है, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, मॉडरेट इसको कहूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन में 2 गैस को मिक्स करा रहे हैं, ये मान के चलिए मैंने बिल्कुल इसमें ईज़ी क्वेश्चन नहीं लिया, डायरेक्ट जो टफ क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर का जो टफ क्वेश्चन है, वही मैंने लिया। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। मुझे लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है? तो P2 हाइड्रोजन का, P2 ऑक्सीजन का, दोनों को बस जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल प्रेशर कितना है। तो डाल्टन यही तो कहता है कि भाई जो नेट प्रेशर है, वो उन इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है, जोड़ के बराबर है। ठीक है? तो इनको जोड़ के देखिएगा, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1.8 बार। ठीक है ना? टोटल प्रेशर आ जाएगा 1.8 बार। ठीक है? क्वेश्चन मैं कहूँगा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला। देखो इसी की तरह एक और क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर। 8 ग्राम ऑक्सीजन अब की ग्राम में दे दिया। ठीक है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 लीटर एट 27 डिग्री। ठीक है? अब की मैंने क्या दे दिया भाई, यहाँ पे जो है आपको वजन दे दिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंफाइंड करा गया है एक वेसल में, जिसमें उसका जो नेट वॉल्यूम है वो 1 लीटर है 27 डिग्री पे। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने आपको यहाँ क्या दे दिया, वेट दे दिया। ठीक है ना? वेट दे दिया, वेट से आपको जो है टोटल प्रेशर निकालना है। ठीक है? और ये क्वेश्चन उसी वाले फॉर्मूले से लग जाएगा जो भी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? और थोड़ा-सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या-क्या निकाल सकते हो। हमें दिया है वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है? 8 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया? 8 ग्राम दिया गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है भाई? आप सभी जानते हो 2, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, मतलब एटॉमिक वेट होता है 16, 16 गुणा 2 ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। यूनिट के साथ बता चुका हूँ। जो पे क्लास नंबर 1 है वो बेस इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको क्वेश्चंस करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ आए ना क्लास 1 एक बार जरूर देख लेना, सब समझ में आएगा। यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। कितना होता है? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को सरलता से कर लेंगे। ठीक है? नंबर ऑफ मोल आ गया 8 चक्को 32 1/4 दैट मीन्स ये आ गया 0.2 मोल आ गया। 25 आ जाएगा, है ना? 1/4 है तो 0.25 मोल आ जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा वेट ऑफ क्या दिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है। ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना आता है? तो एक हाइड्रोजन का वजन 1 होता है, 2 है तो 2 गुणा 1 दैट मीन्स 2 ग्राम पर मोल आ जाएगा। भैया जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, पिछली क्लास देख लेना। हवा में उड़ रहे होगे क्योंकि इससे पिछला ही सवाल नहीं आएगा, मुझे पता है यहाँ तक भी नहीं पहुँचा होगा वो। ठीक है ना? तो प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँचना है तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा। 4 ग्राम बट्टे में कितना? 2 ग्राम पर मोल। ठीक है? कैंसल आउट कर लीजिए तो यहाँ कितने मोल आ जाएँगे? 2 मोल आ जाएँगे। ये हमारे नंबर ऑफ मोल आ गए। इसके बाद क्या-क्या कह रहा है कि भई वो जो उनको रखा गया है, किसमें रखा गया? 1 लीटर में रखा गया है, तो उसमें कह रहा है 1 लीटर वॉल्यूम में रखने पे बताओ उसपे टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो भैया हमारा जो टोटल प्रेशर है पीटी वो बराबर कितना हो जाएगा? P ऑफ H2 प्लस P ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? P ऑफ H2 बराबर कितना आ जाएगा? N ऑफ H2 ठीक है? N फिर R फिर T। भाई T तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। अपॉन में कितना? बोलो nRT अपॉन में कितना? वॉल्यूम। वॉल्यूम पे कितना फिक्स हो गया? 1 लीटर। भाई वॉल्यूम दोनों के लिए कितना हो गया? 1 लीटर। तो V भी फिक्स हो गया। तो V 1 नहीं से V लिखता हूँ। फिर ऐसे ही दूसरा NO2 RT। ये जस्ट अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया था। कहा था ना इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन रैंडमली इस पे भी दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ठीक है? और यहाँ से RT अपॉन में V बाहर आ गया। अब RT बट्टे में V की वैल्यू रख लो। R की वैल्यू क्या रखोगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है? टेम्परेचर आपको बोला 27 डिग्री। देख लो भैया मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, साफ-साफ बोल रहा 27 डिग्री टेम्परेचर है। दैट मीन्स 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है। वॉल्यूम कितना दिया? 1 लीटर दिया। पुट कर दो। N1 ये निकाला, मतलब NO2 ये निकाला, NH2 ये निकाला। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। अब मुझे लगता है ये तो आप खुद ही कर लोगे और आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। ठीक है? R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व कराया। तो ऐसा नहीं हवा में उड़ा रहा हूँ। हर चीज़ का एक बेस तो डेवलप कर रहा हूँ। मुझे पता है मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जा रहा। बट हाँ, क्वेश्चन का बेस जो है सेटअप वो ज़रूर करा रहा हूँ। क्लास को ढंग से देखिए। बेशक क्लास 1 घंटे की जा रही है, बट हाँ, बहुत कुछ देखे जाएँगे। ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। मैं आज ये केवल 7 जो है ना पोस्टुलेट्स यही पढ़ा के जो है क्लास कवर कर दूंगा। मुझे लग रहा था 3 क्लास में जो हमारी क्लास है खत्म हो जाएगी, बट मुझे नहीं लगता है 3 क्लास में खत्म हो पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है इसको समझाने में। गैसियस लॉ काफी मैं कहूंगा अपने में बड़ा ही है। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी मुझे एक बड़ा ही टॉपिक था, बट उसमें काफी कन्फाइंड टॉपिक था, है ना। बीएससी लेवल स्टैंड के लिए जो देख रहे हैं उसको पता है कि केवल एक ही टॉपिक यहाँ पे हमें मेंशन था कि भाई लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। उससे पहले भी हमने काफी सारा बेस बनाया। ठीक है, बट गैसेस लॉ में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो एटलीस्ट क्लास 12th या मैं बोलूं ग्रेजुएशन लेवल तक का जितना काइनेटिक थ्योरी आता है उतना तो एटलीस्ट हम तैयार कर लें, जितना गैसेस लॉ आता है उतना तो हम तैयार कर लें। ठीक, तो चलिए इस वाले टॉपिक को पढ़ाता हूँ और क्लास को मैं यहीं फिनिश करूंगा। सबसे पहले है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है ना, तो ये जो थ्योरी है मेन थ्योरी है जो कि गैसेस के बारे में बताती है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम वैसे इसका आउटकम बताऊं, इस थ्योरी का आउटकम क्या है। इस थ्योरी का आउटकम ये है कि भाई जितने भी गैस के पार्टिकल हैं, है ना, वो छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। पहली बात, वो पार्टिकल खुद में कैसे होंगे, रिजिड होंगे, ठोस होंगे। भाई गैस गैस आप मानते हैं गैस की रिजिड नहीं होती है। गैस फ्लूइड होती है, तरल होती है, कठोर नहीं होती, रिजिड नहीं होती है। बट गैस का इंडिविजुअल पार्टिकल को उठा के देख लीजिए, व्यक्तिगत पार्टिकल को उठा के देखिए, उसका व्यक्तिगत पार्टिकल कैसा होगा, कठोर होगा, रिजिड होगा। तो इंडिविजुअल पार्टिकल कैसा है, खुद में कठोर है, दब नहीं सकता। गैस दबती है, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं दबता है। इसीलिए कह रहा हूं ये मॉलिक्यूलर थ्योरी है। मॉलिक्यूल लेवल पे आप जाके देख रहे हो, बल्क में गैस को नहीं देख रहे हो, पूरी गैस को नहीं देख रहे हो। गैस तो दबती है, पर गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देखोगे, व्यक्तिगत मॉलिक्यूल को देखोगे, अणु को देखोगे, तो वो दबेगा नहीं। तो पार्टिकल गैस के कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। प्लस इसमें क्या पढ़ोगे कि भाई जो गैस के पार्टिकल है ना वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। भाई ये तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई जो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं उनमें मोशन होता रहता है। अब वो मोशन किस तरीके से होता है ये भी पढ़ेंगे कि मोशन भाई रैंडम मोशन होगा, जिगजैग मोशन होगा, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। इसके बाद गैस आपस में टकरा, भाई ऑब्वियस बात है एक कमरे में बहुत सारी गैस के मॉलिक्यूल होंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं, आपस में भी कोलिजन करते हैं और साथ में दीवार में भी कोलिजन करते हैं। फिर ये भी पढ़ेंगे कि जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। दैट मींस वहां पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। आपको पता है भाई जब दो चीजें टकराती हैं तो वहां पे ऊर्जा का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो टकरा रही हैं तो वो एनर्जी दूसरी फॉर्म में परिवर्तित कर जाएंगी। दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, कि एनर्जी ना ही हम बना सकते ना ही इसको हम समाप्त कर सकते, उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां लगेगी कि सेम चीज यहां नहीं लगेगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे लगेगा। दैट मींस मास यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एनर्जी यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दैट मींस पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। दैट मींस कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और पढ़ते हैं जल्दी से इन पोस्टुलेट को। पहला कह रहा है ऑल गैसेस आर मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। बोला ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, जिसको हम एटम या मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके बाद द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंस। अरे भाई गैस है, गैस के बीच में तो बहुत सारा डिस्टेंस होगा। द एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल आर सो लार्ज। उनके पीछे जो खाली स्पेस है वो भी बहुत लार्ज होगा। दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या कह रहा है कि जो भैया एक इंडिविजुअल अगर आप गैस का मॉलिक्यूल देखो, भाई सिंपल सी बात है, गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। पूरे कमरा जो है जो भी आपका बर्तन है, कंटेनर है, कमरा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो भाई पूरे कमरे के रेस्पेक्ट में उस एक गैस का जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन। भाई ऑब्वियस बात है, सीजलेस मतलब जो रुकते नहीं है। ऐसा नहीं कि गैस का मॉलिक्यूल चलता चलता रुक जाएगा। तो रुकेगा कब, उसको भी पढ़ेंगे। कब? जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, है ना, केल्विन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। क्या है, कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो मॉलिक्यूल जो है वो सीजलेस मतलब बिना रुके, वो रैंडम मोशन, लगातार मोशन करते जाएंगे हर डायरेक्शन में। और उनका मोशन कैसे होगा कि कीप कोलाइडिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से भी टकराएंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, और फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए रहेंगे। पढ़ेंगे सबको, बट हाँ आज काइनेटिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं, इसको पढ़ लीजिए। इतना तो एटलीस्ट कल तक पढ़ के आइए। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता ही बनता है वहां से। ठीक है ना, अगर मान लो इस चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, टोटल 30 टॉपिक है, 75 क्वेश्चन आने हैं, तो मान के चलो एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जनरली ग्राफ का ही क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा। बोलता है भाई दो अलग अलग टेम्परेचर है, बता दो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, या हम जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो कहाँ पे अधिक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो समझ में भी आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ख़ैर मॉलिक्यूलर कोलिजन हमने पढ़ा ना, जो कोलिजन होते हैं वो कैसे होंगे? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब वहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होगा। एनर्जी जो है पूरी तरीके से संरक्षित होगी। वही ऊर्जा उस टकरावट के बाद, जब वो टकराएँगे, टकराने के बाद उस मॉलिक्यूल को दूसरे डायरेक्शन में भेजने की हेल्प करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। दैट मीन्स जब वो टकराएँगे, टकराने के बाद फिर से इलास्टिक कोलिजन होगा। दैट मीन्स वो एनर्जी फिर से उनको प्रॉपर मिल जाएगी और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है? फिर इसके बाद देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई हमने पढ़ा जो गैस होती हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, इसलिए हम मान के चलते हैं अगर आइडल गैस है तो ना ही इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता, ना ही आकर्षण का बल लगता, ना ही प्रतिकर्षण का बल लगता, ना ही रिपल्सन का फोर्स लगता। इसीलिए हमारी जो है रियल गैस और आइडल गैस इक्वेशन बनती हैं, जबकि आपने पढ़ा है रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन में V और इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू कितना nRT, ये आपने पढ़ा है रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है ना, जिसमें एन स्क्वायर ए बाई वी ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना, और जो एनबी है वो रिपल्सिव फोर्स है। जिनके नहीं समझ में आ रहा वेट करो, सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, चैप्टर मुझे पता है लेंदी हो रहा है बट कोई बात नहीं, पूरा हमें प्रॉपर पढ़ना है। फिर इसके बाद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन, भाई गैस क्यों प्रेशर लगा रही है? क्योंकि लगातार वहां पे कोलिजन होता हुआ चल रहा है। ठीक है ना, ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स अगर ये वॉल है, इससे जो गैस का मॉलिक्यूल है ये कोलिजन करेगा, और कोलिजन करने से आपको पता है फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया। भाई जब ये टकराएगा इस दीवार से जाके तो उस पे बल लगाएगा, और किस पे लगाएगा? इस प्रति एरिया पे, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेसिक क्लास। इसके बाद नेक्स्ट है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी पढ़ाऊंगा, ये पोस्टुलेट समझाऊंगा जो हमने पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कैसे होता है ये कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी मैंने ये हिंदी में दिया है। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह के लिए बता ही चुका हूँ, जिनको पीडीएफ चाहिए 99 रुपीज में, उसमें लाइव जो है रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही मिलेगा, पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी हैं मात्र 99 रुपीज में, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको दिया जाएगा। आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।